हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आशीष शॉर्ट्स। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ये ज्योग्राफी के चैप्टर 2 होने वाला है दोस्तों। इससे पहले अगर आपने मेरा ज्योग्राफी चैप्टर 1 को नहीं देखा है तो कृपया आप जाइए अभी आशीष शॉर्ट्स के वीडियो लिस्ट पे जाइए, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। मैं 1-2 दिन में दोस्तों प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगा जिससे आपको खोजने में सहूलियत होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों ज्योग्राफी चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम क्या है दोस्तों, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ी, कैसे वितरण हुई, बढ़ गई, और कैसे घनत्व है और कैसे दिन प्रतिदिन अभी भी उनका जनसंख्या का जो है वृद्धि होते जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जनसंख्या वितरण का पैटर्न क्या है। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है पृथ्वी की सतह पर लोग के वितरण की व्यवस्था, यानी पृथ्वी की सतह पर लोग कैसे बने हुए हैं, बटे हुए हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जनसंख्या वितरण। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने ट्राई किया है कि आपके एग्जाम के लेकर जितना भी हो इस कंटेंट से लड़े क्वेश्चन आए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों वैसे बच्चों के लिए जो क्लास 12th में है, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। जनसंख्या का समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि दुनिया में 90% आबादी अपने भूमि क्षेत्र के लगभग 10% में ही रहते हैं। यानी जितने भी आबादी हैं उसके भूमि क्षेत्र के मात्र 10% में ही रहते हैं। ठीक है, बसे हुए हैं। दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले जो दुनिया है, देश है, उसके थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं दोस्तों, आपको क्लियर दिखेगा। तो दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले जो देश है, देश है, दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान करते हैं। यानी दुनिया के जो दुनिया के सबसे 10 सबसे अधिक देश वाले आबादी वाले देश है, वो कितना 60% का योगदान करते हैं दोस्तों। और इन 10 देशों में से 6 एशिया में से स्थित है, और ये 10 में से 6 एशिया में ही स्थित है दोस्तों। अब एशिया में बता देता हूँ दोस्तों। एशिया में जैसे हो गया इंडिया, हो गया पाकिस्तान, हो गया चाइना, हो गया आपका श्रीलंका, हो गया बांग्लादेश, हो गया, ये सब जो है दोस्तों एशिया के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो बात करते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे भी कि घनत्व क्या होता है। तो मैंने ट्राई किया है दोस्तों आपको गणित के मामले में समझाने का, लेकिन मैंने शब्दों में लिखा है, तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जन घनत्व क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनघनत्व कहते हैं। यानी प्रति इकाई कितने लोग बसे हुए हैं उस पे हम लोग जानेंगे कि कितने लोग बसे हुए हैं और क्षेत्रफल कितना है, उस हिसाब से हम लोग उसका औसत जनसंख्या निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं थोड़ा सा व्हाइट स्पेस को यूज करता हूं तो आपको समझा पाऊंगा। आप समझ लीजिए दोस्तों कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर तक है। ठीक है दोस्तों, 1 किलोमीटर तक में है, और वहां पर 1 किलोमीटर के अंदर मात्र 100 लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई एक जगह है जहां 1 किलोमीटर के अंदर 100 लोग रहते हैं, लेकिन एक उसी जगह वाला में सेम 1 किलोमीटर पे अब कितना लोग रहते हैं दोस्तों, 500 लोग रहते हैं। ठीक है, तो जहां पर सीमा तो दोस्तों सेम है, जगह सेम है, वही एक उतना ही दूरी पे 500 लोग रहते हैं और उतना ही दूरी पे 100 लोग रहते हैं। तो जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं उसी जगह को बोलते हैं घनत्व। ठीक है दोस्तों, और अगर ये जनसंख्या रहती है तो इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोला गया है दोस्तों, इसका मतलब भूमि के आकार के लोगों की संख्या, यानी भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा कट रहा है। ठीक है, तो बोला गया दोस्तों, अरे मैं पढ़ लेता हूं कि इसका मतलब हुआ कि भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच का अनुपात है। यानी भूमि और लोगों के बीच के अनुपात बनाता है कि कितने दूरी पे कितने लोग हैं, जो अनुपात बैठता है उसी से हम लोग पता करते हैं घनत्व का। ठीक है दोस्तों,
यह आमतौर पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या, यह आमतौर पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या बटा, ये बट्टा है दोस्तों, क्षेत्रफल घनत्व मापा जाता है। यानी प्रति व्यक्ति के बीच कितना जमीन या आएगा या कितना घनत्व है, इसको ही नापा जाता है। नेक्स्ट जो लाइन है दोस्तों, कुछ जो क्षेत्र हैं दोस्तों, कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं, कुछ जो क्षेत्र है वो घनी आबादी, अब मैंने अभी बता दिया दोस्तों घनी आबादी किसको बोलेंगे, जो 1 किलोमीटर में 500 वाला था वो घनी आबादी हुआ, वही 1 किलोमीटर में 100 वाला था तो वो कम घनी आबादी वाला हुआ। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग बात करते हैं उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी एशिया, ये जो है दोस्तों घनी आबादी वाले देश हैं। ठीक है, घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। जैसा कि अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ क्षेत्र में बहुत ही कम आबादी वाले हैं, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र के पास और भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा पार होती है उस रेखा को भूमध्य रेखा बोला जाता है, इंग्लिश में उसे इक्वेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर जितनी भी रेखाएं होती हैं दोस्तों, ऐसे जितनी भी रेखाएं होती है दोस्तों, उसको हम लोग कौन रेखा बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन रेखाएं बोलते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं। और जो इसके खड़ी रेखा होती है दोस्तों ऐसे, उसे हम लोग कौन रेखा बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को यहाँ पता चलता है कि भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच पार होती है, तो भूमध्य रेखा के पास और ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, कम आबादी होता है दोस्तों। ठीक है, कम आबादी वाला क्षेत्र है। वहीं पर कुछ जो क्षेत्र है दोस्तों, वो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि मध्य चीन वाले, दक्षिण भारत और नॉर्वे, स्वीडन आदि जैसे घनत्व है। ठीक है, जैसे घनत्व है वहां पर क्या होता है दोस्तों, उच्च वर्षा का क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, और वहाँ का जो आबादी है बहुत ही घनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जनकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग। ठीक है दोस्तों, जनकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनगणना का वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो जनगणकीय संक्रमण क्या होता है दोस्तों, कोई भी क्षेत्र का जनसंख्या का वर्णन के लिए होता है दोस्तों। क्षेत्र की जनसंख्या, कोई भी क्षेत्र में जो जनसंख्या है उसका वर्णन करने के लिए, और भविष्य में कितनी जनसंख्या बढ़ने की उम्मीद है इसके बारे में भी वर्णन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि जनसंख्या वितरण में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या के वितरण में 3 कारक हैं, जिसमें से आर्थिक कारक, जिसे भौगोलिक कारक या प्राकृतिक कारक भी बोलते हैं दोस्तों, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये जो है 3 प्रभावित करता है जनसंख्या के वितरण को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भौगोलिक कारक को, भौगोलिक कारक या फिर बोल सकते हैं इसको प्राकृतिक कारक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक कारक से। ठीक है, अब प्राकृतिक कारक क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले प्राकृतिक कारक में उसको कुछ खंड में, कुछ पार्ट में बांटा गया है। उस पार्ट को 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों उच्चावच, मतलब ऊंची अवस्था वाला, ऊंची जगह वाला के बारे में। ठीक है, पर्वतीय, पठारी अथवा उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सेंटेंस से समझ पा रहे होंगे कि उबड़ खाबड़ लोग में या पहाड़ी एरिया में और या पठारी एरिया में लोगों का कम रहते हैं, वही जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वरक होती है। किन क्षेत्रों में दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों में जो भूमि होती है वो उर्वरक होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है, कृषि की जाती है और लोग कृषि करने के लिए यहाँ पर बसते हैं। इसीलिए मैदानी क्षेत्र पे ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं, बसते हैं। यही कारण है कि नदी घाटियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, होंगयो आदि घाटियों पे अधिक घनी बसी हुई है। और यही कारण है कि नदी किनारे जैसे गंगा नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, होंगो ये नदी घाटी के किनारे क्या होता है, ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। दूसरा दोस्तों कारण जो है वो क्या है, दूसरा कारण या दूसरा जो पॉइंट है वो है जलवायु। अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे वाले भागों में कम जनसंख्या निवास करती है। जहाँ तक दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडा होता है या बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उस जगह पर लोग कम
कम मतलब रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जैसे मरुस्थल या वो पहाड़ी क्षेत्र मानसून वैसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। और बोलते हैं दोस्तों ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है, और ये विरल जनसंख्या वाले में सबसे ज्यादा लोग मतलब निवास करते हैं। जैसे मरुस्थल पहाड़ी क्षेत्र मानसून प्रदेश में अधिक जनसंख्या निवास करती है, जैसे एशिया देश में। ठीक है, एशिया देश जो है दोस्तों ये मानसूनी देश है दोस्तों, मानसूनी एरिया में आता है। यहाँ 4 मौसम, इंडिया में करीब 4 मौसम है दोस्तों, चारों मौसम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं मृदा यानी मिट्टी पे। कुछ लोग जो मिट्टी, तो हम लोग जान सके दोस्तों पहला जो था वो किस लिए लोग उबड़ खाबड़ जगह के लिए कुछ लोग बट गए, नदी के किनारे बस गए। कुछ लोग मौसम क्लाइमेट की वजह से यानी जलवायु की वजह से बट गए। कुछ लोग मृदा को देखते हुए बस गए। क्या है वो? जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरक शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने बोला दोस्तों कि जनसंख्या का सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो कहीं ना कहीं एक मिट्टी भी बहुत बड़ा पॉइंट है। उपजाऊ मिट्टी के वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसलों की अधिक पैदा की जाती है। यानी जो फसलेदार जगह है दोस्तों, फसलेदार मिट्टी है, उस जगह पर ज़्यादा घनी आबादी होती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक फसलें उगाई जा सकती है तथा प्रति हेक्टर उपज अधिक होती है। और वहाँ जो है दोस्तों बड़े बड़े पैमाने में अधिक हेक्टेरों में बहुत सारे चीज़ उगाए जाते हैं। इसलिए नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। इसीलिए उपजाऊ वाले मिट्टी के आसपास घाटियों में बहुत ज्यादा लोग बसे हुए हैं। तो एक कारण मृदाविद है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो कारण है जिसके कारण ये लोग बढ़ गए हैं, जनसंख्या का जो वितरण हुआ है, तो एक है दोस्तों जल की उपलब्धता। कोई कोई जगह है जो लोग है जो वो जल के कारण, जल की उपलब्धता के कारण बस गए हैं। देखिए लोग उन क्षेत्रों में बसने की प्राथमिकता देते हैं, यानी सबसे पहले चूज करते हैं उन जगह को जहां पर जल आसानी से उपलब्ध होता है, जहां पर पानी आसानी से उपलब्ध है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व का सर्वाधिक सघन बसने वाले क्षेत्र है। यही जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि विश्व में आप कहीं भी देख लीजिए कोई ना कोई नदी के किनारे कोई ना कोई घने सघन वाले क्षेत्र मिल ही जाएंगे जहां पर बहुत ही घनी आबादी रहती है। एक जो लास्ट है दोस्तों वो है वनस्पति। अधिक घने वनों के कारण जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती है, लेकिन कोनधारी वनों की आर्थिक उपयोगिता अधिक है, इसलिए उन्हें काटने के लिए वहां बसते हैं। यानी जो ज़्यादा घनी आबादी जंगल वाले देश है दोस्तों, जंगल वाला जो एरिया है वहाँ लोग ज़्यादा बसना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कोनधारी जहाँ पर जंगल को काटने का थोड़ा कम जंगल है दोस्तों, उस जगह पे लोग ज़्यादा उपयोग रहते हैं, उस जगह को ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि उस जंगल को वो लोग आराम से काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो मैंने प्राकृतिक रूप से बताया ये सारा दोस्तों प्राकृतिक था। वो 6 पॉइंट में दिखा देता हूँ दोस्तों, वो 6 पॉइंट को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपके लिए यूजफुल होगा। तो वो 6 पॉइंट क्या क्या है दोस्तों, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। वो जो 6 पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहले है उच्चावच यानी ऊंची वाला जगह, जलवायु है दोस्तों। तीसरा जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तीसरा और चौथा वो है मिट्टी है दोस्तों। चौथा जो है जल की उपलब्धता है दोस्तों। ठीक है, और पांचवा जो है वो दोस्तों वनस्पति। तो ये 5 इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों जो प्राकृतिक के हिसाब से लोगों बढ़ गए हैं, जनसंख्या वितरण हुई है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे आर्थिक कारक के बारे में। ठीक है दोस्तों, आर्थिक कारक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। आर्थिक कारक यानी पैसों जो होता है दोस्तों, आर्थिक कारक पैसा कमाने, तो परिवहन के साधनों के विकास के लोग दूर दूर तक क्षेत्रों से परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़ते जा रहे हैं। विश्व का सभी परिवहन साधन से जुड़ने का क्षेत्र संघन है, आबाद है। यानी सबसे बड़ा जो मुद्दा है दोस्तों, लोग एक दूसरे से जोड़ पाते हैं, उसका सबसे बड़ा एक मुद्दा है आर्थिक तंगी। आर्थिक मतलब पैसा, धन है दोस्तों। ठीक है, लोग एक दूसरे से दूसरे जगह चल जाते हैं पैसा कमाने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है नगरीकरण और औद्योगिक क्षेत्र। एक तो पहले है दोस्तों कि बहुत जगह को नगर बनाया गया, नगरीकरण किया गया, और दूसरा सबसे बड़ा है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में
उद्योगों को नागरिक केंद्रों को वृद्धि एक उच्च संख्या जो घनत्व का आकर्षित करती है। यानी दोस्तों जिस जगह पे नगर है, नगर बोलने का मतलब दोस्तों नगरीकरण किया गया, गांव को तोड़ के नगर में बसा दिया गया, सब तरह का सुख सुविधा मिलने लगा। और औद्योगिक जहाँ प्लांट लगे हैं, फैक्ट्री लगे हैं वहाँ, क्योंकि लोगों को वहाँ से रोजगार मिलता, इसीलिए इसको इस पॉइंट को आर्थिक कारक में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, वहां पर भी जनसंख्या की वृद्धि बहुत ही जल्दी होती है जिस जगह पे औद्योगिक होता है। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों वो है खनिज निष्पेक्षों से युक्त क्षेत्रों पे आर्थिक रूप से लोगों को आकर्षित करता है। और जिस जगह पर खनिज से भरा पूरा जगह है दोस्तों, वहां भी अधिक से अधिक जनसंख्या बसती है। और तीसरा जो अब हम लोग का रीजन है दोस्तों वो है धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक। पहला वाला प्राकृतिक कारक था जिसको हम लोग भौगोलिक कारक भी बोलते हैं, दूसरा आर्थिक कारक हुआ दोस्तों, और तीसरा अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक। चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक क्या है। धार्मिक कारक है दोस्तों, धार्मिक कारणों के लोग अपने देश को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ धार्मिक कारणों के कारण कुछ देश अपने अपने जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरे विश्व के दौरान यहूदियों ने को यूरोप छोड़कर रेगिस्तान क्षेत्र का में नया देश इजराइल बसाना पड़ा। तो जब दोस्तों यहूदियों का दूसरा विश्व हो रहा था दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध, तब यूरोपियन को यूरोप छोड़कर रेगिस्तान में बसना पड़ा। और उसी टाइम वो लोग ने एक नया देश का निर्माण किया, उसका नाम था इजराइल। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति, ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ। और जब अपार्थी चल रहा था दोस्तों नेल्सन मंडेला के टाइम पे, तब रंग भेद बहुत ज़्यादा होता था, तब भी बहुत लोग इससे बहुत परेशान हो गए थे, प्रताड़ित हो गए थे। इससे प्रभावित होकर बहुत लोग साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को छोड़ के चले गए थे। ठीक है दोस्तों, और एक जो है राजनीतिक कारक भी है जो सांस्कृतिक कारक में भी आता है। राजनीतिक कारक क्या है दोस्तों, किसी देश में गृह युद्ध, ठीक है, अशांति आदि कारणों से भी जनसंख्या वितरण का प्रभाव पड़ा है। और राजनीतिक कारण जो है दोस्तों, किसी देश में अगर गृह युद्ध होता है, यानी आपस में ही लड़ाई हो रहा है दोस्तों, होम में ही लड़ाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है, तब भी या अशांति बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तब भी वहाँ से लोग पलायन करते हैं, दूसरे जगह जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों जनसंख्या के वितरण होने का, फैलने का। उदाहरण के लिए फारस की खाड़ी में युद्ध, जब फारस की खाड़ी की युद्ध हो रही थी, यह श्रीलंका जनजाति संघर्ष आदि कारण जनसंख्या का पलायन हुआ। ठीक है दोस्तों, जब फारस की खाड़ी का युद्ध हुआ तो श्रीलंका के मैक्सिमम जो जातीय लोग थे, उन लोग को क्या होना पड़ा, वहां से जाना पड़ा, मतलब श्रीलंका के बीच ही लड़ाई होना स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये भी आशा करता हूँ कि आप कॉपी किताब कलम लिख रहे होंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, मोबाइल देखना और मोबाइल देख के लिखना, मोबाइल देखना और सोचेंगे कि आप याद रख पाएंगे, तो नहीं दोस्तों, एक टाइम के बाद आप भूल जाएंगे। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप कॉपी किताब कलम निकाल के लिख रहे होंगे, और उसको आप लिख रहे होंगे तो आप क्या होता है कि दोस्तों आपका साथ ही साथ नोट्स बनते जा रहा है। उसके बाद भी दोस्तों आपका सुविधा के लिए हम लोग ने पीडीएफ को भी रेडी किया है, लेकिन मैं तभी ये पीडीएफ आपको दे पाऊंगा जब आप इसकी डिमांड करेंगे, कमेंट बॉक्स को भर देंगे पीडीएफ रिक्वायर्ड में, तभी मैं ये दूंगा। वरना दोस्तों आपको और अपना मोबाइल मतलब वीडियो पोस्ट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको जो अच्छा लगता है उस ऑप्शन के साथ आप जाएं, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, पढ़ें अच्छा से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, और साथ में साथ ये भी आशा करते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको सब्सक्राइब दिख रहा है, मात्र 60-70 में हम लोग 60-70 सब्सक्राइब में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप तक फ्री कंटेंट जा सके, क्वालिटी कंटेंट जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि क्या है दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि, तो कैसे जनसंख्या में वृद्धि हुआ इसके बारे में जानेंगे। यह समय की एक विशिष्ट अवधि के दौरान एक क्षेत्र में निवासी जनसंख्या में परिवर्तन के संदर्भित कराता है। यानी बहुत लोग
बहुत अवधि, एक विशिष्ट अवधि, एक बहुत टाइम बीतने के बाद किसी एक क्षेत्र में यदि कोई निवासी अच्छे समय तक रह जाते हैं तो धीरे धीरे उस जगह का जो निवासियों का जनसंख्या है धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है, बदलने लगता है और धीरे धीरे बढ़ने भी लगता है। ठीक है दोस्तों, जब जनसंख्या में परिवर्तन प्रसिद्ध में जनसंख्या में परिवर्तन प्रतिशत में व्यक्तिगत किया जाता है तो इस जनसंख्या की वृद्धि दर कहा जाता है। यानी जब जनसंख्या का परिवर्तन प्रतिशत व्यक्त किया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर। ठीक है दोस्तों, किसको बोलते हैं, फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं। जनसंख्या का परिवर्तन प्रतिशत, जनसंख्या में परिवर्तन प्रतिशत को व्यक्त किया जाता है, उसी को जनसंख्या वृद्धि भी कहा जाता है। जो जन्म और मृत्यु के बीच का अंतर करके जनसंख्या में वृद्धि होती है। जन्म और मृत्यु का अंतर करके क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई साल में 100 बच्चा पूरे देश में पैदा हुआ तो उस साल में हम लोग ये भी देखेंगे कि जन्म तो इतना हो गया, तो मृत्यु का क्या है, तो मृत्यु वाला देखेंगे दोस्तों कि मान लीजिए उस साल मृत्यु हुआ 150, तो हम लोग देखेंगे कि 100 आदमी आया और 150 घट गया, यानी 50 माइनस में चल गया। तो 50 जब माइनस में चल गया, इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या का वृद्धि दर, यानी वृद्धि जो दर है वो 50 कम जा रहा है। अब आगे की बात करते हैं, जब जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर की जनसंख्या को वृद्धि होती है। ठीक है, और इसे प्राकृतिक विषाद जनसंख्या कहा जाता है। और यही वृद्धि जब दोस्तों बढ़ जाती है, फिर से मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए बोला था मैंने कि 100 आदमी जन्म लेते हैं और उसी साल मात्र 50 गो आदमी डेथ करते हैं, तो 50 गो आदमी का क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुआ। ये 50 गो आदमी का वृद्धि हुआ, इसी को बोलते हैं जनसंख्या की वृद्धि होती है। ठीक है, इसी को बोला जाता है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की सकारात्मक वृद्धि होती है। सकारात्मक वही होता है दोस्तों जिसमें कुछ लोग मरने वाला जो रेट है वो कम हो, जन्म वाला रेट ज्यादा हो। जन्म वाला रेट अगर ज्यादा होगा और मरने वाला कम होगा तो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा, और अगर मरने वाला ज्यादा होगा और जन्म लेने वाला कम होगा तो वो नकारात्मक वृद्धि कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जो तब तक होती है जब तक जन्म दर और मृत्यु दर अधिक से अधिक होती है, और जन्म दर मृत्यु दर से कम होने पर जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए होंगे। फिर से मैं और एक बार आपके सहूलियत के लिए दोस्तों बार बार मेहनत कर रहा हूँ, बार बार समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई गांव में जन्म लिया कितना, 100। ठीक है दोस्तों, 100 आदमी जो है जन्म लेता है, और उसी साल मान लीजिए 2022 में 100 आदमी अभी तक जन्म ले चुका है और अभी तक 50 आदमी मर चुका है। तो 50 आदमी क्या है दोस्तों, जन्म वाला जनसंख्या ज्यादा है, तो ये हो गया सकारात्मक वृद्धि, सकारात्मक वृद्धि। लेकिन यही वाला दोस्तों 100 आदमी जन्म लिया, मान लीजिए 2021 का आंकड़ा है, 21 का आंकड़ा है, और उसी साल मान लीजिए 150 आदमी मर गया, 150 आदमी मर गया। 100 साल जन्म लिया, 100 आदमी जन्म लिया और 150 मर गया, तो 50 आदमी क्या है दोस्तों, माइनस में है, तो ये क्या कहलाता है, नकारात्मक वृद्धि। आशा करता हूं दोस्तों समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें बात किया है जनसंख्या परिवर्तन में 3 प्रमुख घटक। जनसंख्या परिवर्तन में जो सबसे 3 फैक्टर है, 3 इंपॉर्टेंट घटक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए जनसंख्या परिवर्तन का मतलब है जनसंख्या में वृद्धि भी और जनसंख्या में घटाव भी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जन्म दर। तो हम लोग जैसे जानते हैं अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी उच्च होने के या निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन सीधा संबंध है। यानी जन्म दर को हम लोग नापते हैं दोस्तों, वो 1000 लेडीज में नापते हैं। वो 1000 लेडीज कितना बच्चा को जन्म देती है और कितना लेडीज मतलब कितना जेंट्स है, कितना लेडीज में होता है जन्म होता है, उसके बारे में बात करता है। आपको समझाने के लिए और अच्छा से बताते हैं दोस्तों कि प्रति 1000 महिला में या प्रति 1000
बच्चा में इसको नापा जाता है। यानी टोटल जो लिया जाता है दोस्तों मैक्सिमम 1000 का लिया जाता है और उसी के हिसाब से देखा जाता है कि ये बेहतर है कि नहीं है, कि बेहतर से कम है कि नॉर्मल है, ये देखा जाता है। तो सबसे पहले हो गया दोस्तों जन्म दर। जन्म दर कैसे होता है? जन्म पर 1000 रुपये कितना जन्म लिया उस पे देखा जाता है। और मृत्यु दर जो होता है दोस्तों, मृत्यु की जनसंख्या परिवर्तन सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से नहीं बल्कि होती, अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है। यानी सिर्फ जनसंख्या का मृत्यु दर देखने से ही, जनसंख्या से बच्चे जन्म लेने से ही जनसंख्या नहीं बढ़ती है, बल्कि मृत्यु दर भी यदि इसका ज्यादा है तब भी जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, वो जो बात करेंगे वो है प्रवास। तो प्रवास क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। प्रवास क्या होता है? प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत उद्यम स्थान को छोड़कर जाना, गंतव्य स्थान पर आकर बसना दोनों सम्मिलित है। यानी अपने जो मेन जगह है दोस्तों, उसको जगह पर छोड़कर कहीं और जगह पर बस जाना, ये भी एक जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों कि अपना झारखंड में 3-3.5 करोड़ आबादी है। सडनली बिहार का या छत्तीसगढ़ का या बंगाल का लोग अचानक आके यहाँ बसने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपका देश, अपने राज्य का क्या हो जाएगा, जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी। यानी वो लोग अपना मूल जगह को छोड़कर कहीं और आके बस जाएंगे, तो वहां पर भी जनसंख्या बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं प्रवास के आकर्षक कारक क्या है। यानी प्रवास करने के, कोई व्यक्ति कहीं आकर रहेगा तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, प्रवास करने का कारक क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रवास करने का कारक है, प्रवास के आकर्षक कारक गंतव्य स्थान को उद्यम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। यानी प्रवास का सबसे बड़ा जो आकर्षक का केंद्र बिंदु है दोस्तों, वो जिस जगह पे आके रहता है वो उद्यम जगह से, यानी मूल जगह से, ओरिजिनल जगह से ज्यादा आकर्षण होता है, ज्यादा सुविधाजनक होता है, इसीलिए लोग आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आने का निम्न कौन कौन से कारण है। सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वो है काम के बेहतर अवसर। यानी बहुत लोग रोजी रोजगार के लिए, काम करने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए अपना क्या करते हैं दोस्तों, जगह से परिवर्तन करते हैं, मूल जगह को छोड़कर कहीं और जाके रहने लगते हैं। दूसरा जो है दोस्तों रहन सहन की अच्छी दशाएं। यानी रहन सहन का सुविधा के अकॉर्डिंग भी बहुत लोग अपने जगह को चेंज करता है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है शांति और स्थायित्व। यानी बहुत लोग चाहते हैं, मान लीजिए बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है मूल जगह पे, तो लोग कहीं और जाकर रहने लगे, वहां पर किस लिए, तो शांति के लिए और स्थायित्व के लिए। मतलब स्थायित्व के लिए मतलब वहां परमानेंट जाके बसने के लिए और थोड़ा शांत रहे, शांति मिले, इसलिए। एक मोस्ट बड़ा कारण है दोस्तों वो है अनुकूल जलवायु। और क्या होता है, जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है कि अनुकूल जलवायु। जैसा कि दोस्तों मैं एक बिहार का एग्जांपल देता हूँ। बिहार में यदि अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाता है। वही क्या होता है दोस्तों, झारखंड में बाढ़ नहीं आता है, तो बहुत से बिहार के लोग क्या होते हैं, झारखंड में निवास करते हैं। जैसे दोस्तों बंगाल में वर्धमान में पंचेत डैम अगर नहीं बनता, तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों दामोदर को वर्तमान का शोक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि दामोदर में जब बाढ़ आता है तो वो सीधा कहाँ चल जाता है, वर्धमान को डुबा देता था। तो बहुत लोग क्या होते हैं वहां से पलायन कर गए हैं और ऐसी जगह पर रहने लगे जहाँ पर उसको सब जो उनको शांति और उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुकूल जलवायु मिल पाए, उसके अनुकूल जलवायु यानी क्लाइमेट रहे। उनके अनुकूल कहने का मतलब है दोस्तों कि जो मूल जगह के अवस्था से, मूल जगह में जैसे थे उससे अच्छा जगह पे, उससे अच्छा। ठीक है। और पांचवा है दोस्तों जीवन व समर्पित की सुरक्षा। कुछ लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी पलायन करते हैं, दूसरे जगह पे जाते हैं, तो भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जनसंख्या के वृद्धि होने का। तो सीधा दोस्तों 5 नंबर पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि जनसंख्या किसी जगह का सडनली वृद्धि हो जाता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो ये दोस्तों 5 कारण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं
कि प्रवास के प्रतिवर्ष कारक, ठीक है, प्रतिकर्ष कारक, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक उद्यम स्थान को उदासीन स्थल में बनाते हैं। इन कारणों की वजह से लोग इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। जो लोगों का मूल जगह है दोस्तों, वो जगह से कहीं ना कहीं लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं, लोगों को पहले जैसा खुशी नहीं मिल पाता होगा, या फिर काम काज के चक्कर में जैसे पॉइंट में पड़े दोस्तों, तो वहां पर क्या होता है, उसकी वजह से उदासीन छा जाता है, तो लोग छोड़ देते हैं अपनी जगह को। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख कारण क्या क्या है दोस्तों प्रवास के परिवर्तन कारक का? तो क्या है दोस्तों, रहन सहन की दशाएं, राजनीतिक परिस्थितियां, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं और महामारियां। उसके अलावा क्या है दोस्तों, इसके अलावा है महामारियां के बाद आर्थिक पिछड़ापन। यानी ये सब से जो लोग जूझ रहे होते हैं, ये सब भी क्या करते हैं, प्रतिकर्ष, प्रवास प्रतिकर्ष के रूप में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो दोस्तों हम लोग का टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि में उत्पन्न समस्याएं। जनसंख्या वृद्धि हो जाने से क्या क्या समस्याएं आ जा सकती हैं, इसके बारे में बताना है। ये भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि होने से समस्या के बारे में कुछ समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो पहला जो समस्या है दोस्तों वो है, पहला जो समस्या है दोस्तों वो समस्या है संसाधन में अत्यधिक भार। यानी जो संसाधन है दोस्तों उसका क्या हो जाता है, कमी होने का चांसेस रहता है और उस पर बहुत भार होता है, प्रेशराइज होता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, संसाधनों में तीव्र गति की हास, हास मतलब क्या होता है, लॉस। तो संसाधनों में बहुत ज्यादा क्या होता है दोस्तों, तीव्र गति से घटा होता है, कंज्यूम हो जाता है, बहुत लोग खपत हो जाता है, जिससे बहुत कमी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई। अचानक किसी राज्य या किसी देश में जनसंख्या बढ़ जाता है तो क्या होगा दोस्तों, भरण पोषण में भी बहुत सारा कठिनाई आएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है विकास की गति को अवरुद्ध होना। यानी जो कोई भी राज्य या देश का जो विकास रहेगा वो विकास गति क्या हो जाएगा दोस्तों, रुक जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि यदि बहुत ज़्यादा जनसंख्या लॉस होगा, जनसंख्या आ जाएगा, तो जनसंख्या ह्रास से परिणाम, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या यदि कोई राज्य का चला जाता है तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। जितना संसाधन रहता है उस जगह पे या किसी द्वारा प्राप्त आवंटन कराया जाता है या मिलता है, तो पूरी तरह से संसाधन का क्या होता है दोस्तों, उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि ये क्या होता है, पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है समाज की आधारभूत संरचना और स्वयं की अस्थिर हो जाती है। और समाज में क्या होता है दोस्तों, अचानक कोई राज्य का, देश का जनसंख्या अगर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका जो पहचान है दोस्तों धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मिटने लगेगा। आधारभूत संरचना है जो है वो धीरे धीरे अस्थिर होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, देश का भविष्य चिंता एवं निराशा में डूब जाएगा। और देश का जो भविष्य है दोस्तों वो कहीं ना कहीं किस में आ जाएगा, खतरा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों जनसंख्या बढ़ने से, जनसंख्या बढ़ने का कारण, जनसंख्या बढ़ने और जनसंख्या बढ़ जाए तो उससे होने वाले नुकसान। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे वो है दोस्तों किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहाँ के आर्थिक विकास पे पड़ने वाले प्रभाव। यानी किसी देश का अगर जनसंख्या बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है तो वहाँ के आर्थिक में, उस देश के आर्थिक विकास में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों वो है, सबसे पहले तो देख सकते हैं, आप देख सकते स्क्रीन पे, जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के कारण अनेक प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगर जनसंख्या सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या का उत्पन्न हो सकता है दोस्तों। सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो है भोजन की समस्या। क्या दोस्तों, भोजन की समस्या हो सकती है। अब भोजन की समस्या जैसे तीव्र गति की जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन पदार्थों में आवश्यकता की पूर्ति कठिन से हो जाएगी। यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगा तो भोजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, आपूर्ति हो जाएगी दोस्तों, कठिनाई होगी। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो पॉइंट है
आवास की समस्या और रहने, आवास मतलब रहने का घर, उसका रहने की जो दोस्तों समस्या आ जाएगी, रहने उन्हीं का जगह की समस्या आ जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे, बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास स्थानों में कमी हो जा रही है। लाखों लोग झुग्गी झोपड़ी निवास करते हैं, और इतना जो झुग्गी झोपड़ी बन रहा है दोस्तों देश में, किसी भी देश में, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उस देश में बहुत ज़्यादा क्या है, जनसंख्या बढ़ा हुआ है, या उस राज्य में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा हुआ है। दूसरा दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट हम लोग का, बेरोजगारी, जो कि आज का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेकारी एक गंभीर समस्या है। यानी दोस्तों जो जनसंख्या बढ़ जाएगा तो उससे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है, और गंभीर समस्या जो बेरोजगारी के गंभीर समस्या से उभरने के सामने आएगी। यानी बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कम, संसाधन कम है दोस्तों, नौकरी कम है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ेगी। आर्थिक विकास में कमी हो जाने के कारण रोजगार के अवसर भी कम हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी, और लोगों के बढ़ जाने के कारण आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, और आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा जिसके कारण बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, निम्न जीवन का स्तर। निम्न जीवन का स्तर है दोस्तों, कैसे, यदि आपको जनसंख्या बढ़ गया तो निम्न जीवन स्तर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाती है, जिससे स्तर गिर जा रहा है। और अधिक जनसंख्या होने के कारण क्या होता है दोस्तों, कि हर लोगों का जो सैलरी है, प्रति लोगों का जो पेमेंट मिलता है, प्रति लोग में कितना खर्चा होता है, वो सारा आय क्या हो रहा है दोस्तों, दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। जनसंख्या की कृषि पर अधिक दबाव, और जनसंख्या बढ़ने के कारण जो कृषि पर अधिक दबाव है दोस्तों, कैसे, बढ़ती जनसंख्या के खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ जाता है, और बहुत सारा जो होता है दोस्तों, कृषि को खाद्यान्न यानी खाद्य उत्पन्न कराने में मुश्किल होती है, जिसके कारण उन लोग पे भी, किसान पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बचत की कमी हो जाती है दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमत बढ़ जाती है तथा बचत में कमी होती है। जनसंख्या बढ़ेगा दोस्तों तो सामान में भी क्या होगा, कीमत बढ़ेगा दोस्तों, जिसके कारण बहुत सी दिक्कत होने स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट जो एक पॉइंट है दोस्तों, वो है स्वास्थ्य। नगरों की गंदगी बढ़ जाती है, और स्वास्थ्य और सफाई का स्तर भी क्या होता है दोस्तों, सफाई स्तर भी गिर जाता है। यानी जनसंख्या बढ़ने से कारण क्या होता है दोस्तों, आसपास की गंदगी बढ़ती है और सफाई का जो स्तर है वो भी गिर जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों आगे के पॉइंट, जिसका नाम है जनकीय संक्रमण। जनकीय संक्रमण क्या होता है दोस्तों, तो जनकीय संक्रमण के बारे में जानते हैं। जनकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्ण अनुमान लगाने की मदद करता है। जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट होने से स्टार्टिंग में ही इनके बारे में, जनकीय संक्रमण के बारे में बता दिया था दोस्तों, उसी के बारे में है कि जनकीय क्या करता है, जनसंख्या का वर्णन करता है तथा भविष्य में कितनी जनसंख्या बढ़ेगी इसके बारे में भी बताता है। यह सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई देश के समाज ग्रामीण, खेतिहर या शिक्षित में उन्नति करें, नगरीय उद्योग सक्षम बनाता है। यानी जैसे जैसे देश, समाज, ग्रामीण, खेतिहरी सब क्या होता है दोस्तों, अशिक्षित है। यानी जिस देश या समाज का ग्रामीण, खेतिहरी अशिक्षित है तो उन्नति करके नगर उद्योग को साक्षर बनाता है। ठीक है दोस्तों। अब बोलता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, तो उस समाज में उच्च जन्म, उच्च मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। जिस समाज में अशिक्षिता बढ़ता है दोस्तों, अशिक्षिता होने के कारण मतलब शिक्षित होने के कारण उस जगह पर क्या होता है, जन्म दर घटता है, मृत्यु दर घटता है दोस्तों। ठीक है, मृत्यु दर बढ़ता है, मृत्यु दर और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है दोस्तों, जन्म दर घटने लगता है। इन्हें सामूहिक रूप से जनकीय चक्र कहते हैं, और इसे सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, जनकीय चक्र कहते हैं।
यानी जनकी चक्र वो होता है दोस्तों जो जनसंख्या का वर्णन करता है और भविष्य होने वाली कितनी जनसंख्या बढ़ेगी उसके बारे में चर्चा करता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि अशिक्षित लोगों के बीच जो है वो जनसंख्या का कोई भी कंट्रोल नहीं है, वही शिक्षित लोगों में बहुत ज़्यादा कंट्रोल देखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये अवस्थाएं निम्न प्रकार की हैं। कुछ अवस्थाएं हम लोग को बताई गई हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले जो हम लोग का दोस्तों प्रथम अवस्था है उसके बारे में जानेंगे। हम लोग का जो प्रथम अवस्था है वो है, प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। यानी जो प्रथम अवस्था होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, जन्म लेने वाला भी बहुत ज़्यादा होगा और मरने वाला भी बहुत ज़्यादा होगा। जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि धीमी हो जाती है और अधिकतम लोग प्राथमिक व्यवसाय में लोग होते हैं। और अधिकतर लोग जो होते हैं दोस्तों वो प्राथमिक से क्या होते हैं, व्यवसाय लोग होते हैं। बड़े परिवार संपत्ति माने जाते हैं। जीवन प्रतिशत निम्न होती है और ये लोग जो होते हैं दोस्तों वो बड़े परिवार के संपत्ति माने जाते हैं। और ये लोग का जो प्रतिशत होता है दोस्तों वो बहुत ही निम्न टाइप का होता है। द्वितीय अवस्था दोस्तों, द्वितीय अवस्था कैसा है, इस अवस्था में आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है किंतु समय के साथ घटती भी है। ये शुरू में क्या होता है दोस्तों, उच्च जन्म दर बनी रहती है लेकिन समय के अनुसार वो क्या होती रहती है, घटती ही रहती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है और इस अवस्था में मृत्यु दर भी जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, घट जाता है। जन्म और मृत्यु के अंतर के कारण कोई जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। क्या बोलते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, बाद में फिर घटने लगती है। ये था दोस्तों दूसरा अवस्था। तीसरा अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा जो अवस्था है दोस्तों वो क्या है, तीसरा अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ही कम हो जाते हैं और लगभग संतुलित स्थिति होती है। और इसमें जो जन्म दर है और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाता है, जिसके कारण संतुलित वातावरण है, संतुलित स्थिति कहलाती है। जनसंख्या या तो अस्थिर हो जाती है अथवा बहुत ही कम वृद्धि होती है। या तो जनसंख्या पूरी तरह से अस्थिर हो जाती है या बहुत ही कम, मतलब बहुत ही धीरे धीरे स्लोली वृद्धि होती है। इस अवस्था को जनसंख्या शिक्षित हो जाती है और इस अवस्था में जनसंख्या क्या हो जाती है, शिक्षित हो जाती है तथा तकनीकी ज्ञान द्वारा विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रण करती है। और शिक्षित होने के कारण वो क्या होता है, थोड़ा सा दोस्तों तकनीकी ज्ञान भी हो जाता है, जिसके कारण वो अपने परिवार का नियंत्रण करता है या फिर करती है। तो दोस्तों हम लोग का वीडियो इतना ही तक था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहीं पर हम लोग का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। आशा ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ वीडियो का एंडिंग करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।